हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स को पढ़ रहे थे, उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, डेट इज चैप्टर नंबर 6। हमारा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर, लास्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। हमने आपको पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ाया था। वो क्या होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसको किस स्थिति पर रखते हैं तो कैसा परफॉर्म करता है, क्या एग्जांपल्स होता है, उसका सब बात मैंने आपको बताया था। आज आपका नया चैप्टर, डेट इज चैप्टर नंबर 6, और आपको नाम भी दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर का हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। जिस बच्चा का एग्जाम हो रहा है वो क्लास नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए ही ये लेक्चर जनरली बनाया जा रहा है कि आपको अपलोड कर दिया जाता है और आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि लेक्चर छोटा रहे। लेक्चर छोटा रहेगा तो शायद आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आप पढ़ भी पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहली बात आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इस तरह से पढ़ाएंगे कि पहले आपको सारा बात समझा देंगे, फिर यहां पर हमारे पास पेज है, देखिएगा आप, यहां पर हमारे पास पेज है। इस पेज के माध्यम से हम आपको रिकैप करा देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो आपका नोट्स बन जाएगा। इतना सा काम आपको करना है, बट उससे पहले आपको सारा बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि समझे रहोगे तो आप अपने मन से भी सारा चीज को बना सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो आप पहले से पढ़े आ रहे, कि हमने चैप्टर नंबर 4 या हमने चैप्टर नंबर 5 में यह पढ़ा कि मूविंग चार्ज बोलो या करंट कैरिंग वायर बोलो, अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे हम आपको याद दिलाते हैं, याद कीजिएगा बच्चा, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर हुआ करता था और हम आपको बोलते थे कि इसके आसपास में हमको क्या मिल जाएगा बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड। और आपको याद भी हो, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता था बच्चा, कंसंट्रिक सर्कल। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि करंट कैरिंग वायर बोल लो या मूविंग चार्ज बोल लो, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। कोई दिक्कत नहीं। यही तो दो चैप्टर में हम लोग पढ़े, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में। अब हम इसका उल्टा बात कर रहे हैं, क्या मूविंग मैग्नेट, फिर से मेरा सवाल को सुनना, क्या मूविंग मैग्नेट करंट प्रोड्यूस करेगा? क्या मूविंग मैग्नेट करंट प्रोड्यूस करेगा? तो सवाल का जवाब है हाँ, और इसी इंटायर फिनोमिना का नाम हम लोग देंगे बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला बात समझ में आया चैप्टर का शुरुआत का, कि हमने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में यह बात पढ़ा कि मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग वायर अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मतलब करंट के वजह से मैग्नेटिज्म आता है। ठीक, अब हम सवाल उल्टा पूछ रहे, क्या मूविंग मैग्नेट, मतलब क्या मूविंग मैग्नेट करंट प्रोड्यूस करेगा? जवाब है बिल्कुल हाँ। कहने का सिंपल सा मतलब, क्या मैग्नेटिज्म की वजह से करंट आएगा? हम बोलेंगे हाँ, और इसी इंटायर फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई दिक्कत? क्लियर? पक्का? ठीक। अब यही बात जो हम आपको बोले, वहां पर देखिए पीडीएफ के माध्यम से आपको रिकैप करा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, देखना है बच्चा। हाँ, यहां देखिए सबसे पहले लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपस में कनेक्टेड होता है। यह बात हम लोग अभी से नहीं, काफी समय से पढ़ रहे हैं। ऑर्स्टेड डिस्कवरी देख लो आप, फेरेडे का आगे हम लोग डिस्कवरी देखेंगे। सब कुछ हमको यही बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म है और मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। तो पहला सवाल जो हम आपसे पूछे, वी हैव स्टडीड अर्लियर, हमने पहले पढ़ा दैट मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई संदेह? नो सर। अब आता है मुद्दा कि डस दी मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो वही बात आप बोले। उस सवाल को जब हम उल्टा करके पूछते हैं कि डस दी मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो सवाल का जवाब आता है बिल्कुल हाँ, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई दिक्कत? एक्सक्यूज मी। तो हमारा इसी के साथ सबसे पहला टॉपिक आ जाता है बच्चा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपका एग्जाम के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है पहले समझो, फिर समझा देंगे वहां पर पीडीएफ के माध्यम से। जब भी किसी कोयल या लूप में, या अभी कोयल लूप को गोली मारो, एक करंट या ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना किसी कोयल लूप में, खास करके जब हम मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं। फिर से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से करंट या ईएमएफ, ईएमएफ याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम बैटरी को खरीद के लाते हैं तो हमारा जब करंट नहीं फ्लो कर रहा होता तब का जो वोल्टेज होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाया गया है। मूल बात हम इतना बोल रहे हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड को हम बदलते हैं तो उसके वजह से
फिर से मेरा बात को सुनना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड को हम बदलते हैं तो उसके वजह से करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाना, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको एग्जाम के रिस्पेक्ट में आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, कुछ भी आपको करना नहीं, बस पीडीएफ को लिखना है। यहां पर जो हम बोले उसी को समझा रहे, देखना। द फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट या और ईएमएफ करके भी आप लिख सकते हैं, यहां पर हम कहीं लिख देते हैं, एक सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट और यहां पर और ईएमएफ बोल के भी आप लिख लेना, ठीक है। द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात क्लियर, हम क्या बोल रहे हैं समझ में आया कि सर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, इसी इंटायर फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। बोलो यहां तक बात क्लियर, पक्का। आज के क्लास में हमने अभी तक क्या सीखा, हमने बस इतना सीखा कि सर पहले तो हम पढ़े आए थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। अब हम समझे कि मैग्नेटिज्म की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट आता है और इसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन देखा कि एक ऐसा प्रक्रिया जब जिसमें कि हम मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के बदलने के वजह से ईएमएफ या करंट का प्रोड्यूस हो जाना, इसी इंटायर फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चा क्या, ईएमआई शॉर्ट में, या इन डिटेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो बात क्लियर। शुरुआती लेक्चर है तो थोड़ा सा थ्योरी रहेगा, एक बार बिल्डअप हो जाए सारा कहानी, फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। बोलो यहां तक बात क्लियर, पक्का। फिर आगे बढ़ते और अगला टॉपिक आता है बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले हम इसको समझा देते हैं अपने माध्यम से, उसके बाद आपको हम देखिएगा। हमारे पास अगला टॉपिक आता है बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई और नीचे में बी लिखते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने से पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 1 में। क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, उसी को हम बोलते थे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप खुद सोच के बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? सर कुछ नहीं, वही सेम डेफिनेशन है, बस वहां इलेक्ट्रिक शब्द की जगह मैग्नेटिक शब्द चिपकाएंगे तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिएगा यहां पर, देखिए क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। किसी भी सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो यहां तक बात क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते, अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो खत्म हो गया, अब हम आते हैं इसके कहानी पर। देखिएगा बच्चा, आपको याद हो वहां पर तो हम लोग बोलते थे कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ करता था तो फ्लक्स का फॉर्मूला आता था बच्चा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां पर क्या फॉर्मूला आएगा? सर आप बोलोगे ई की जगह बी रिप्लेस करेंगे, ए की जगह तो एरिया की जगह एरिया ही रहेगा। तो अगर देखना, अगर लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहे, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ करता था या यूनिफॉर्म होगा तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनेगा डेट कम्स आउट टू बी बच्चा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सर अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, यहां लिख भी देते हैं, अगर बी यूनिफॉर्म नहीं होगा, बी यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं, हमको इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ेगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोर्ड के रिस्पेक्ट में आई डोंट थिंक कि इस पर ज्यादा सवाल आता है, तो हम यूनिफॉर्म का केस आपको समझा रहे। बात क्लियर हो गया यार? सब बात किए हुए हम लोग पहला चैप्टर में भी, बस बी के जगह हम लोग रिप्लेस करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। तो हमको यहाँ इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ेगा। अब आइए इस मुद्दा पर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा, सिंपल, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा बच्चा क्या, बी ए कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या बना, बी ए कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में जितना बात आप जानते हैं आप बताओ। सबसे पहला कैसा क्वांटिटी होगा, तो आप बोलोगे सर दो वेक्टर का जब भी हम लोग डॉट करते हैं तो आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो ये किस तरह का क्वांटिटी हो जाएगा बच्चा, स्केलर क्वांटिटी।
अब आइए अगला मुद्दा पर, इसका यूनिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या याद रखेंगे इसी को वेबर बोला जाता है। ठीक है, ये काम का बात है, इस काम का बात को याद रखेंगे, इसी को क्या बोला जाता है बच्चा? वेबर। कोई दिक्कत? या टेस्ला मीटर स्क्वायर भी, बस टेस्ला मीटर स्क्वायर का एक पार्टिकुलर नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं वेबर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हुआ क्या, ये हमारा ऐसा यूनिट हुआ, सॉरी ये हमारा ऐसा यूनिट हुआ। ठीक, यस सर। अब आते हैं सीजीएस यूनिट पर। तो याद रखिएगा इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चा? हम रफली इसलिए लिख रहे हैं कि सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ, बस जल्दी समझाने के लिए, आपको थोड़ा सा कनेक्ट हो पाए बात, इसलिए सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है? तो बच्चा इसका सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। क्या होता है सीजीएस यूनिट? मैक्सवेल। आगे बढ़े, आपको पता है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब हो सकता है, तो इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो, ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब हो सकता है। बोलो यहां तक बात क्लियर? ठीक। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको करने आना चाहिए, निकालने आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आपको ये बात करने आना चाहिए, क्या? सुनना ध्यान से, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर इसका डायमेंशन लिखने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता होना चाहिए, एरिया तो लेंथ स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए आपको आना चाहिए। जब हम आपके साथ चैप्टर नंबर 4-5 का पीडीएफ डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी हम आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालना सिखाए थे। सबसे पहले क्या करते, आसान सा फॉर्मूला पर चलते। याद कीजिएगा, करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता था बच्चा? तो आप बोलोगे सर एफ बराबर लगता था बिल साइन थीटा। अरे ये तो याद होगा कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो हमारे पास फोर्स आता था, ये बिल साइन थीटा। एफ क्या है? फोर्स। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है? करंट। एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर। और एंगल तो हमारा थीटा है। ठीक। अब जब हमको डायमेंशन किसका निकालना है? बी का डायमेंशन निकालना है। तो आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, जिसको काट दो इसको कुछ नहीं करेंगे। यस सर। तो यहां से बी बराबर क्या लिखेंगे बच्चा? एफ बटे का आई एल। कहानी खत्म, हमको बी का डायमेंशन मिल जाएगा। तो बी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? फोर्स का डायमेंशन लिखो, एम एल टी पे पावर माइनस का 2 बटे में करंट का डायमेंशन कैपिटल ए और लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल। एल भाई साहब से एल भाई साहब गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कितना आ गया बच्चा? एम टी पे पावर माइनस का 2 ए पे पावर माइनस का 1। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आया, कोई दिक्कत नहीं। इसका डायमेंशन को उठा के यहां चिपका देंगे। एरिया का डायमेंशन आपको पता है एल स्क्वायर, तो फ्लक्स का डायमेंशन क्या आएगा? यहां से लिखते हैं, देखना ये जो हम कर रहे हैं ना, ये आपको करने आना चाहिए। आप रट के एग्जाम में नहीं जा सकते हो, आपको करने नहीं आएगा इसलिए हम करके दिखा दिए। करने नहीं आएगा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर फ्लक्स का डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखो बी का। तो आप बोलोगे एम टी पे पावर माइनस का 2 इंटू में ए पे पावर माइनस का 1 मल्टीप्लाइड में एल का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? एम एल 2 टी पे पावर माइनस का 2 ए पे पावर माइनस का 1। ये डायमेंशन भले हम आपको लिखा है, आपको पीडीएफ में स्क्रीनशॉट जहां लेने देंगे उसमें भी आप लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट यू शुड नो दी वे कि हम डायमेंशन निकालते कैसे हैं। अगर आपको निकालने नहीं आएगा, ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया, बी का डायमेंशन निकालो, आप रट के नहीं जा सकते हैं बच्चा, और रट के जाना समझदारी भी नहीं है, आपको निकालने आना चाहिए। फिर से सिखा दिए। और फ्लक्स का भी डायमेंशन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ये आपको आना चाहिए। क्या मेरा बात समझ में आया? एक बार हम लास्टली कंपाइल कर देते हैं। हम आपको बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ करता है, तो हम आपको बताएं कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। किस तरह का क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होता है सर? टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल देंगे, या इसी का नाम हम लोग बच्चा वेबर बोलते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चा? तो मैक्सवेल। ये चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है तो ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब हो सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। बोलो यहां तक बात क्लियर? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा बात वहां पर लिखा हुआ है, बस ये स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां निकालना सिखा दिए, वहां डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूं, चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो सबसे पहले तो आप देखना बच्चा, ये बात सीख लिए
कि करंट के वजह से मैग्नेटिज्म आता है तो मैग्नेटिज्म की वजह से भी करंट आएगा, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हम आपको बताएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो वही सर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को बदलते, 5 बार बोल दिए, आप तो ध्यान में हो जाना चाहिए। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं तो करंट या ईएमएफ का प्रोड्यूस हो जाना, इसी इंटायर फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हम आगे बढ़े और आपको बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो अभी आपको बताएं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ खास करके कौन सा फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, उसी को हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये हमारे पास एरिया है, सॉरी ये कोई भी लूप है, इसका एरिया वेक्टर ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, और दोनों के बीच में एंगल हमारा थीटा है, तो हमको मैग्नेटिक फ्लक्स का कहानी मिल गया। कोई दिक्कत, फिर से थोड़ा समझा देते। देखो ये हमारे पास प्यारा सा एरिया है, ठीक है सर, और सॉरी कोई भी लूप है वो भी, इसका एरिया वेक्टर आपको पता है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो यही हमारा एरिया वेक्टर है। कोई दिक्कत नो सर। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम यहां से निकाले हैं, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और उसके बीच में एंगल थीटा है। तो अभी आपको बताया अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, पक्का? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, सारा सब कुछ अच्छा से दिख रहा है ना, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे बढ़े, हम उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आता है जो हमारे, पहले एक छोटा सा सवाल करेंगे, पहले छोटा सा सवाल करेंगे, उसके बाद आगे की कहानी। हाँ सवाल ये है, देखना एक दो सवाल कर रहे हैं। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स इन फॉलोइंग केसेस। पहला सवाल देखना ध्यान से, तीन सवाल से आप बात पकड़ लोगे। आपसे इस तीनों सवाल में पूछा गया है, अच्छा एरिया वेक्टर का कहीं जिक्र नहीं किया गया, आपसे बस पूछा गया है इस तीनों सवाल में, ये जो लाइंस आप एरो वाला देख रहे हैं बच्चा, वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये लूप बना हुआ है, ये लूप बना हुआ, सर्कुलर लूप बना हुआ है। आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। अभी आपको समझाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि एक तो फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, अब यहां पर ना थीटा के बारे में कुछ जिक्र है ना एरिया के बारे में जिक्र है, इसका मतलब उस तरह से तो हमको अप्रोच करना नहीं है। तो आइए मुद्दा पर करना कैसे है, तो अभी आपको डेफिनेशन भी हम बताए थे, क्या होता था मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, उसी कहानी को हम लोग बोलते थे बच्चा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप बताओ इस सरफेस से जा, इस सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों गुजर ये नहीं रहा है, ये दोनों गुजर नहीं रहा है, एक को गुजर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चा, 1, कहानी खत्म। पकड़ लिया, अब वो बना लो। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक को लाइन सरफेस से कहां गुजर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इसमें क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप बोलोगे सर 3 गो लाइन सरफेस से गुजर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 3। मूल बात समझ में आया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना गुजर रहा है किसी पार्टिकुलर सरफेस से, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में डिफाइन करते हैं। कई बार ये बात जिक्र कर चुके हैं पहला चैप्टर में भी, वहां पर बस टर्म लाते थे इलेक्ट्रिक, यहां पर बस टर्म ला रहे हैं मैग्नेटिक, कहानी खत्म। छापना है तो छाप लो, स्क्रीनशॉट ले ले इसको। चलिए आगे बढ़े, अब आते हैं हम लोग अपना आखिरी टॉपिक पर, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर आते हैं, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पर आते हैं,
और चूंकि लेक्चर को छोटा रखना है और आपका इंटरेस्ट बना रहे हैं, इसलिए लेक्चर को थोड़ा सा कम कम पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, और उसके बेसिस पर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 2 नियम आएगा, फैराडे का 2 नियम आएगा, उस दोनों नियम को हम लोग अगले क्लास में डील कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले छोटा सा हमारे पास टॉपिक आता है फैराडे एक्सपेरिमेंट। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखना नहीं है, यहां पर जो बात बोलेंगे लिखने के लिए उसी को बस लिखना, उसके अलावा मत लिखना, ताकि पीडीएफ में वहां पर सब कुछ लिखा हुआ, बस आपको समझा रहे हैं, ठीक है, सुनते रहना। फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। फैराडे भाई साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के वजह से उसको कुछ कुछ पता चला और उसी के बेसिस पर वो 2 नियम दिया, जिसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। टोटल 2 लॉ है, दोनों लॉ को हम लोग डील कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे अगले क्लास में। पहले हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या किया वो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 स्थिति लिया वो, ठीक है, 3 सिचुएशन लिया। आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके कॉपी में लिखा रहेगा, आई मीन पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा खाली। आई होप हम इतना तो समझ पाएंगे कि ये जो हम क्रॉस मार रहे हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है, लिख भी देते हैं बी, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी बी मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के अंदर है। और वापस से यहां पर भी बी मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के अंदर है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद सुनते रहना बच्चा। उसके बाद हमने एक सर्कुलर लूप रखा है। इस लूप का एरिया हम लोग ए ले रहे हैं, कैपिटल ए। इसका एरिया क्या ले रहे हैं? कैपिटल ए। उसी तरह से यहां पर भी एक लूप रखा है हमने, उसी तरह से यहां पर भी हमने एक लूप, हमने नहीं फैराडे ने लूप रखा। सर क्लोज लूप क्यों रखा, आधा टुकड़ा लूप क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसको जब एक्सपेरिमेंटली वो देखा कि इस लूप में या इस सर्किट में करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो आपको पता है करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड पाथ का होना अनिवार्य है, वरना करंट आधा रास्ता कैसे फ्लो करेगा? तो जब तक एक रास्ता कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो कैसे करेगा? सर्किट जब तक नहीं बनेगा तो करंट फ्लो कैसे करेगा? इसलिए वो क्लोज लूप रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये चुलबाजी, इसको क्या क्या मचा, तो देखो क्या क्या किया, वो सुनते रहना। वो मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा, कोई दिक्कत नहीं। एरिया को चेंज किया, वेरिएबल, एरिया को बदल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा, लूप का एरिया को बदल रहा है, मतलब लूप को बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, और बड़ा कर रहा है, और छोटा कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा, एरिया को वेरिएबल रखा, बदलता हुआ एरिया रखा, तो वो देखा कि हमको ईएमएफ या हम बोलेंगे करंट इंड्यूस हो गया। लाइन क्लियर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा, एरिया को वेरिएबल रखा, तो देखा कि ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो गया लूप में। उसको चुन मचा, फिर बढ़ा हुआ आगे, तो बोला इस बार एक काम करते हैं, एरिया को फिक्स रख देते हैं। बोले ठीक, एरिया को फिक्स रख दो। एरिया को फिक्स रखा और मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल रखा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अब आपका बदल रहा है, 5, 6, 12, 15, 50, 1000, करोड़, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। तो देखा कि सर हम जब एरिया को फिक्स रख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे हैं, तब भी यही सेम कहानी हुआ। क्या कि सर जी ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो गया लूप में। मतलब यहां से वो इस नतीजा पे तो पहुंच गया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं या अगर हम सर्कुलर कॉइल का या सर्कुलर लूप का एरिया को बदलते, किसी भी लूप का एरिया को बदलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं या एरिया को बदलते हैं, तो 100% कंफर्म है कि हमारा लूप में
करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फिनोमिना को तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब फिर वो क्या किया, बोला एक काम करते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगा, एक काम करते हैं। क्या किया वो सुनते रहना। वो बोला हम लूप में इस बार बी और ए दोनों को फिक्स रखेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को भी फिक्स रखा, ठीक है, और एरिया को भी फिक्स रखा। बोले बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ क्या किया, ये लूप को वो रोटेट कर दिया, घुमाने लग गया लूप को। तो आप खुद सोचो, अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है, सुनते रहना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक, अंदर की तरफ आया, और इसका एरिया मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया, जैसे भी ऐसे बाहर आया, ठीक है, एरिया अभी इसका है। अब हम लूप को अगर घुमाना शुरू करेंगे तो ये मार्कर को देखते रहना बच्चा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो देखना, समझ पा रहे हैं आप। जैसे जैसे लूप घूमेगा एरिया वेक्टर घूमेगा, इसका मतलब कौन बदल रहा है सर जी, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है थीटा, इस बार कौन चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर भी मान लो इसका अंदर की तरफ, ऐसे मान लो। तो जैसे ही हम लूप को घुमा रहे हैं तो लोन देखो एरिया वेक्टर कैसे बदल रहा है, लूप घूमते जा रहा है एरिया वेक्टर बदलते जा रहा है, लूप घूमते जा रहा है एरिया वेक्टर बदलते, मतलब एरिया वेक्टर का एंगल ऐसे के बदलते जा रहा है। तो थीटा क्या है, बार बार बदल रहा है। इसका मतलब बी फिक्स है, ई फिक्स है, थीटा बदल रहा है। और जब भी थीटा बदला तो सेम कहानी देखने को मिला कि ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा है, किसमें, लूप। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। तो पूरा कहानी को हम कंपाइल करते हैं, हमारे पास पूरा का पूरा निष्कर्ष ये मिला, देखना हम लिख रहे हैं पूरा का पूरा निष्कर्ष, सॉरी इसको मिटा रहे हूं। हमारे पास पूरा का पूरा निष्कर्ष ये मिला कि अगर हम बी को, मैग्नेटिक फील्ड को या एरिया को या उन दोनों के बीच का एंगल थीटा को चेंज करते हैं, बदल रहे होते हैं, तो आप बताओ कौन सा कहानी में बी ए थीटा आता था। तो आप बोलोगे सर अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला में बी ए और थीटा तीनों आता है। इसका मतलब सर इतना बार बार काहे बोलना बी ए थीटा, हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो हमको ईएमएफ या करंट विल इंड्यूस इन दी लूप। यही था उसका एक्सपेरिमेंटल, पूरा का पूरा कहानी का एक लाइन में कंपाइलेशन, पूरा का पूरा कहानी का यही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि सर ऐसे बोल लो कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया और एंगल को अगर हम बदलेंगे तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। या इतना नहीं बोलना है तो इसके जगह बस इतना बोल लो कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलेंगे तो हमारा किसी भी क्लोज्ड लूप में करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और यही आगे चल के बनता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही बोलता है कि अगर हम किसी भी क्लोज लूप से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलते हैं तो उस क्लोज लूप में ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा। सर करंट तो तब आएगा ना जब वोल्टेज आएगा, जब तक पोटेंशियल में अंतर नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, तब तक करंट कहां से आएगा। तो इसलिए हम लोग दोनों बात एक साथ बोलते हैं कि ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा डिटेल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपके पास लिखा हुआ है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। चाहे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वेल एंड गुड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लास्टली कंपाइल करके आप यही पहुंचोगे कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलते हैं तो ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाता है लूप में। ठीक है, अगर आपको ये ना पसंद हो तो आपके लिए पीडीएफ भी है अवेलेबल, यहां पर देखिएगा। ये सवाल है कुछ जो अभी आपको सवाल कराए, और ये फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन यहां तक। अगला जो टॉपिक आएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम अगले क्लास में डील कर रहे होंगे। बट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला बात तो आपको बता दिए कि पहला लॉ तो वही बोलेगा कि अगर हम फ्लक्स को बदलेंगे तो ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा लूप में, यही हमारा पहला लॉ बनेगा।
बट जब हम देखेंगे उस समय में डिटेल में देखेंगे। बोलो यहां तक बात क्लियर? पक्का? एक बार जितना बात देखे जल्दी जल्दी उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम आपको आज एक नया चैप्टर का शुरुआत कराए बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारे सिलेबस या एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में अगर चलोगे तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, ठीक है। तो इसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में आपको बताया कि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे? तो चैप्टर नंबर 4 और 5 में आप देखें कि करंट के वजह से मैग्नेटिज्म आता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिज्म की वजह से करंट आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। यही सवाल जवाब यहां पूछा गया है। फिर हम आगे बढ़े और हम बोले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो यही दूसरा सवाल ही हमारा जवाब है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं, तो किसी भी सर्किट में या क्लोज लूप में करंट या ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, आ जाना अपने आप, इसी पूरा इंटायर फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां लिखा हुआ भी है, द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इज इंड्यूस या प्रोड्यूस ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से, वेरिंग शब्द का बोलना अनिवार्य है। मैग्नेटिक फील्ड के वजह से नहीं आता है ये सब चीज, मैग्नेटिक फील्ड के बदलते रहने की वजह से आता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रहा होगा तो कहानी कुछ भी नहीं बनेगा, याद रखना। ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। अब आगे बढ़े, फिर हम आपको बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में क्या होता है। तो आपको बताएं, जैसे वहां पर पढ़े थे कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। तो यहां पर क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक कोई भी कोयल है, लूप है, एरिया वेक्टर है, ये है एरिया वेक्टर। हमेशा याद रखेंगे, कई बार सिखा चुके हैं, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लेते एरिया वेक्टर, ये पहले चैप्टर से आपको सिखा रहे हैं। और मान लो थीटा है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो आप बोलोगे सर बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। तो हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आता है बच्चा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या हम इसी को बी ए कॉस थीटा बोलते हैं। सारा कहानी आपको पता होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो सब बात यहां भी लिखा हुआ है, कहां गया रे? जा मिटा दी हम ना, अच्छा कोई बात। स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, या हम इसी को वेबर बोलते हैं। सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होता है। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml2 t पे पावर माइनस का 2 a पे पावर माइनस। आपको रटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको निकालने आना चाहिए। वहां पर सिखा दिए अभी तुरंत आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी लिख लीजिएगा इसके बारे में, फ्लक्स के बारे में, कि ये इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट कैन बी, चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। ये कहानी हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का। फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना गुजर रहा है उसके बेसिस पर कुछ सवाल जो आपको कराया वही आप चेक करना, बस इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर आए तो हमने सबसे पहले क्या किया? एक क्लोज लूप लिया जिसका एरिया ए था, उसको बी मैग्नेटिक फील्ड में रखे। एक बार मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखे, एरिया को बदले, तो हमने देखा कि ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो गया। फिर हमने क्या किया? बी को बदलना छोड़ दिया, एरिया को बदलना शुरू किया, तो वापस से सेम कहानी हो गया। इस बार बी और ए दोनों को फिक्स रखे, लूप को घुमाए। अब जब हम लूप को घुमाएंगे तो एरिया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में भी एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब हम लूप को घुमा रहे हैं तो एरिया वेक्टर तो घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते, तो दोनों के बीच में एंगल बदल रहा है। दोनों के देखो ना, ये दोनों, मेरा हाथ और इसके बीच का एंगल क्या है? बदल रहा है। तो जब हमारा थीटा चेंज हो रहा है तब भी हम देख रहे हैं कि ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जा रहा है। इसका मतलब बी को बदल लो, ए को बदल लो, या थीटा को चेंज कर लो, या हम सिंपल भाषा में बोलेंगे कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो किसी भी क्लोज्ड लूप में करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो किसी भी क्लोज लूप में ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा। और यही हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था फैराडे का, और इसी के बेसिस पर फैराडे ने टोटल 2 नियम दिया। पहला नियम आपको पहले से पढ़ाने से पहले पता चल गया कि सर जी अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलेंगे तो हमारा करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। किसमें? करंट कैरिंग, सॉरी, सर्कुलर कॉइल में या लूप में। कोई दिक्कत? क्लियर? अगले क्लास में हम लोग फैराडे लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन को डील कर रहे होंगे, ठीक है। सॉरी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो यहां तक बात क्लियर? पक्का? तो आपका इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सॉरी, ये हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले ले, या फिर यहां पर तो तुमको डिटेल में हम पढ़ा ही दिए, जैसा आपको पसंद हो यही ले ले, ये ज्यादा बढ़िया है। ये लिख लेना,
ले लिया। उसके बाद ये, और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कहानी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम वापस से बच्चा लेक्चर बना के आपको दे रहे हैं तो हम इस चीज को क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा ये कर सकते हैं कि अगर आपका नोट्स लिखा रहेगा इस चीज का तो हम रिकेप करा देंगे, रिवाइज करा देंगे, क्योंकि हो जाता है थोड़ा सामने से पढ़ने का जब आदत लग जाता है तो ऑनलाइन थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। खैर वो अलग परेशानी है, वो अपन डील कर लेंगे। बट एट दी एंड जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप भी लिख के आएंगे। ठीक है, तभी हम रिवाइज कराएंगे, वरना आप जानते हैं हम कैसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।